मैंने ना कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी ओपन वर्सेस एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी पे, जिस पे बहुत सारी इंक्वायरीज आई थी। बहुत लोगों ने पूछा था कि वाई एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी। अगर मेरे से पूछा जाए कि सिंगल मोस्ट रीजन जिसकी वजह से मैं एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी को इतना एडवोकेट करता हूँ, तो ये रहेगा कि कोलैटरल टिश्यू डैमेज एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी में बहुत कम रहता है या ना के बराबर रहता है। स्मॉल इंसिजन, नो स्टिचेस, लेस ब्लड लॉस, अर्ली रिहैबिलिटेशन, लेस हॉस्पिटल स्टे, ये सब बेनिफिट्स एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी के हैं, लेकिन ये शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स हैं। अगर मैं कहूँ कि एक सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन जिसकी वजह से एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी का लॉन्ग टर्म पेन रिलीफ अच्छा रहता है, ओपन स्पाइन सर्जरी से काफी बेटर रहता है, तो वो ये है कि एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी में कोलैटरल टिश्यू डैमेज बहुत कम रहता है या ना के बराबर रहता है। हाय, मैं डॉक्टर ध्रुव शर्मा हूँ। मैं एक स्पाइन ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और मैं जो है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली से ट्रेंड हूँ स्पाइन सर्जरी में। आज हम बात करेंगे कि कोलैटरल टिश्यू डैमेज होता क्या है, ये हमारे लॉन्ग टर्म लो बैक पेन के रिलीफ में क्या रोल प्ले करता है और इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो कोलैटरल टिश्यूज को बनाते हैं। देखिए, हमारा जो मकसद है, टारगेट है किसी भी स्पाइन सर्जरी में, वो ये है कि कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर, कोई भी ऐसा टिश्यू जो नर्व रूट को दबा रहा है या फिर ड्यूरा को दबा रहा है या स्पाइनल कॉर्ड को दबा रहा है और शियाटिका पैदा कर रहा है, उसको हम निकाल दें। बात यह है कि जो ये टिश्यूज होते हैं, जो ये ऑफेंडिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो नर्व रूट या फिर थीकल सैक कंप्रेशन करते हैं, ये बहुत डीप सीटेड होते हैं। मतलब ये बहुत गहराई में होते हैं, मतलब स्किन से इनकी दूरी, इनके बीच में बहुत फासला होता है। जब भी हम ओपन स्पाइन सर्जरी से इस टिश्यू को टारगेट करेंगे तो हमें उस हर टिश्यू को, हर उस इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर को जो बीच में आएगा, उसको डैमेज करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये टिश्यूज हैं क्या? ये मेनली जो इंपॉर्टेंट वाले हैं वो है मसल्स, सुप्रास्पाइनस, इंटरस्पाइनस लिगामेंट्स, जो कुछ लिगामेंट्स इंपॉर्टेंट वाले होते हैं, कुछ बोन का पार्ट, कुछ ज्वाइंट का पार्ट। तो ये 4-5 जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं, ये ऐसा तो है नहीं कि ये अननेसेसरी स्ट्रक्चर्स हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं बॉडी में, लेकिन ओपन स्पाइन सर्जरी की रिक्वायरमेंट है कि इनके थ्रू होके इनको कुछ डैमेज करते हुए जाया जाए ताकि हम डिस्क तक या फिर ड्यूरा तक पहुंच सके। अब एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी में क्या होता है, हम इसी टिश्यू को जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड को या ड्यूरा को या फिर नर्व रूट को दबा रहा है, हम उसको डायरेक्टली कैमरे से टारगेट करते हैं और जो ये सारे इंपॉर्टेंट टिश्यूज बीच में पड़ते हैं, इनको हम बाईपास कर देते हैं। तो जो ये एबनॉर्मल पैथोलॉजिकल टिश्यू है, इसके अलावा नॉर्मल जो टिश्यू है उसका कितना डैमेज हो रहा है एक स्पाइन सर्जरी में, उसको हम कहते हैं कोलैटरल टिश्यू डैमेज। और कोलैटरल टिश्यू डैमेज सर्जरी में कितना है, वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि हमारा स्पाइन सर्जरी का लॉन्ग टर्म पेन रिलीफ कितना रहेगा। अब हम ब्रीफली जानेंगे कि ये कोलैटरल जो टिश्यूज हैं ये क्या क्या है और एक नॉर्मल बॉडी में ये कौन सा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। पहला कोलैटरल टिश्यू क्या है? मसल्स। 2 मसल्स की बात करूंगा जो ओपन स्पाइन सर्जरी में अननेसेसरी डैमेज होती हैं। एक है इरेक्टर स्पाइन है, दूसरी है मल्टीफिडस। इरेक्टर स्पाइन है नॉर्मल स्पाइन मूवमेंट, नॉर्मल स्पाइन एक्सटेंशन मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और मल्टीफिडस मसल स्पाइन स्टेबिलिटी, मतलब 2 वर्टिब्रे आपस में नॉर्मल मूव करें, एबनॉर्मल मूवमेंट ना हो, स्पाइन स्टेबल रहे, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओपन स्पाइन सर्जरी में हमने टारगेट करके जो पैथोलॉजिकल टिश्यू है, डिस्क है या जो भी चीज नस को दबा रही है, उसको निकाल दिया, लेकिन मसल के सेकेंडरी डैमेज, अनवांटेड डैमेज होने के कारण लॉन्ग टर्म में स्पाइन अनस्टेबल हो जाता है, जिसकी वजह से बाद में जाके पेन दोबारा से स्पाइन में डेवलप हो सकता है। दूसरा टिश्यू जिसकी मैं बात करूंगा वो है लिगामेंट्स। 2 लिगामेंट्स हैं, सुप्रास्पाइनस लिगामेंट और इंटरस्पाइनस लिगामेंट। ये लिगामेंट स्पाइन को स्टेबल रखते हैं, एक्सेसिव फॉरवर्ड बेंडिंग या एक्सेसिव फ्लेक्शन ऑफ द स्पाइन को रोकते हैं। एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी में तो ये बाईपास हो जाते हैं, लेकिन ओपन स्पाइन सर्जरी में कुछ हद तक इसमें डैमेज हो सकता है। इसीलिए ओपन स्पाइन सर्जरी के बाद जो इनिशियल जो शियाटिका का या स्लिप डिस्क का पेन है वो चला जाता है, लेकिन बाद में लॉन्ग टर्म में स्पाइन अनस्टेबल होने की वजह से फ्यूचर में बैक पेन दोबारा से आ सकता है। थर्ड इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है बोन्स एंड ज्वाइंट्स। बोन है लैमिना और ज्वाइंट है फैसेट ज्वाइंट। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं जो स्पाइन को पीछे से पोस्टीरियरली स्टेबलाइज करते हैं। अगेन एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी में तो ये बाईपास हो जाते हैं, लेकिन कुछ हद तक ओपन स्पाइन सर्जरी में इनको डैमेज करना पड़ता है ना चाहते हुए भी। इसीलिए इनिशियली तो पेन रिलीफ आता है, लेकिन फ्यूचर में सेकेंडरी इंस्टेबिलिटी होने की वजह से
आपको फ्यूचर में कभी भी सर्जरी के बाद दर्द दोबारा से आ सकता है। फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है लिगामेंटम फ्लेवम। लिगामेंटम फ्लेवम एक बैरियर है, एक चादर की तरह है, जो अंदर के न्यूरल स्ट्रक्चर्स को, ड्यूरा, स्पाइनल कॉर्ड या नर्व रूट्स को बाहर के स्ट्रक्चर से, बोन से, मसल से बचा के रखता है, एक बैरियर प्रोड्यूस करता है। अब ओपन स्पाइन सर्जरी की रिक्वायरमेंट है कि इसको निकाला ही जाए, इसलिए सर्जरी के बाद जो ये अंदर के स्ट्रक्चर्स हैं बाहर के स्ट्रक्चर से चिपक सकते हैं, इनके बीच में एडिशंस हो सकते हैं, जिसकी वजह से सेकेंडरी न्यूरोजेनिक पेन डेवलप हो सकता है। एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी के अंदर इस लिगामेंटम फ्लेवम को जनरली बाईपास कर दिया जाता है, या अगर डैमेज करते भी हैं तो कुछ मिलीमीटर्स के अंदर, 1-2 मिलीमीटर्स के अंदर, जिसमें ना के बराबर ही एडिशंस डेवलप होंगे फ्यूचर के अंदर, और न्यूरोजेनिक पेन होने की जो चांसेस हैं वो काफी हद तक ड्रास्टिकली कम हो जाते हैं। एंड में मैं ये कहूंगा कि हर स्पाइन पैथोलॉजी एंडोस्कोपिकली टारगेट नहीं हो सकती है, ये फैक्ट है। लेकिन जब भी एक ऑप्शन हो तो ऐसी अप्रोच को चूज करना चाहिए जिसके अंदर कोलैटरल टिश्यूज का मिनिमम डैमेज हो, ताकि सेकेंडरी स्पाइन इंस्टेबिलिटी कम से कम हो और लॉन्ग टर्म आपका पेन रिलीफ बहुत अच्छा रहे। ऑब्वियसली आउट ऑफ सो मेनी ऑप्शंस जो अवेलेबल हैं, उसमें एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी लीस्ट इन्वेजिव है, जिसके अंदर कोलैटरल टिश्यू डैमेज मिनिमम होता है और मोस्ट रेवोल्यूशनरी तरीका है। इस वीडियो में मैंने बताया था 2 स्पाइन मसल्स के बारे में जो ओपन स्पाइन सर्जरी में डैमेज होती हैं। इसके अलावा भी कई सारी मसल्स हैं, कोर मसल्स हैं, जो स्पाइन फंक्शंस में, स्पाइन मूवमेंट, स्पाइन स्टेबिलिटी के अंदर रोल प्ले करती हैं। इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट्स के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं।